सप्लाई से शुरू करते हैं हम। एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर मैंने आपको ऑलरेडी कल पढ़ा दिया था, लेकिन चूंकि मेरे हर स्लाइड में सबसे पहले आपको यही मिलेगी एंटी प्रॉफिटियरिंग, इसलिए मैं इसको आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं टेकअप कर चुका हूं। तो इसको आगे चलते हैं। ये यहाँ से हमारा सप्लाई का चैप्टर शुरू होता है। तो आप लोग ज़्यादातर लोग वैट की प्रैक्टिस करते ही हैं, और इन दैट वैट एक्ट ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि जो सेल की डेफिनेशन है उसके अंदर सबसे पहले लिखा होता है सेल इंक्लूड्स, सेल इंक्लूड्स। इसी तरह से इस एक्ट को लिखने वाले कौन लोग हैं? वैट के ऑफिसर, सर्विस टैक्स के ऑफिसर और एक्साइज के ऑफिसर, इन तीन लोगों ने लिखा है। तो इसलिए वैट वालों ने अपनी भाषा एज इट इज़ लिख दी, सर्विस टैक्स वालों ने भी एज इट इज़ लिख दी और एक्साइज वालों ने भी एज इट इज़, और अब उसकी लीगल वैटिंग कर दी, बस इतना काम है। तो जैसे वैट वाला लिखता है सप्लाई इंक्लूड्स, ये सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 हमारा डील कर रहा है CGST एक्ट का सेक्शन 7, ये ध्यान रखिएगा। अब जो हम पढ़ाई करेंगे वो CGST एक्ट से कर रहे हैं। CGST एक्ट का जो सारा लिखा हुआ है वो SGST एक्ट में कॉपी है, वो SGST एक्ट में कॉपी है, और IGST एक्ट में 5-7 पेज लिख के ये कहा गया है बाकी सारा CGST एक्ट। तो इसलिए हमारी पूरी कंसंट्रेशन CGST एक्ट पर रहेगी। तो ये सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 लिखा है इसमें, और ये हमारे CGST एक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहती है? सबसे पहले लिखता है सप्लाई इंक्लूड्स। ओके, सप्लाई इंक्लूड्स क्या? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बस इतने पे ही रहना है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, मीनिंग दैट वाइज सबसे पहले कि गुड्स पे भी, गुड्स की सेल को सप्लाई माना जाएगा, सर्विसेज की रेंडरिंग को सप्लाई माना जाएगा, और जो दोनों कॉम्बिनेशन है ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स भी शामिल है और सर्विसेज भी शामिल है, उनको कंबाइन करके भी एज ए सप्लाई माना जाएगा। मीनिंग देयर बाय जो अभी तक हम सेल की डेफिनेशन देख रहे थे वो खत्म, उसकी जगह वर्ड यूज हो गया सप्लाई। अब हमारे पास था परचेज, अब इधर क्या है? इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेजेस या एक्वायरिंग ऑफ सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग। आउटवर्ड सर्विसेज मींस सेल, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगता था वो समझ लीजिए। तो अब ना तो मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगेगा फ्यूचर में, कल हमने डिस्कस कर लिया एक्साइज ड्यूटी खत्म, ना सर्विसेज पे टैक्स लगेगा सेपरेटली, हमने कल डिस्कस कर लिया कि सर्विस टैक्स भी खत्म, और वैट लगेगा ही नहीं, एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स जो कल हमने डिस्कस करी थी कि उनके ऊपर वैट लगता रहेगा और उनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगती रहेगी, और एक आइटम के ऊपर स्टेट एक्साइज भी लगती रहेगी। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो ही सेज सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मीन्स जितनी भी तरह की सप्लाई आपके दिमाग में आ सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ कवर्ड है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। तो इतनी वाइड डेफिनेशन है, इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब अगर ये सिर्फ इतना ही लिख दिया जाता कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तो नेचुरल है हमारे मन में क्वेश्चन आता, सर ये ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही एक्सप्लेन करके कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा अच्छा ठीक है, जितनी भाषा लोगों को पता है कम से कम उतनी तो लिख दे। तो उसमें सबसे पहले क्या लिख दिया? हमको पता है, हम वी आर फैमिलियर विद द वर्ड सेल, वी आर फैमिलियर विद द वर्ड ट्रांसफर, वी आर फैमिलियर विद द वर्ड बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो उसने कहा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ सच एज, ये एग्जाम्पल दे दिया। सच एज क्या क्या? ये सारी आइटमें। तो इसमें से कुछ आइटम रिलेटिंग टू सेल्स है, सेल टैक्स है, जैसे सेल है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है। कुछ आइटम सर्विस से रिलेटेड है, रेंटल है, लाइसेंस है, लीज है और डिस्पोजल है। ठीक है, तो दोनों की आइटमें आ गई।
और जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है उसमें तो गुड्स ही मैन्युफैक्चर होने हैं, इसलिए दोनों की भाषा यहाँ पर लिख दी। सो इसमें दो वर्ड लगाए, बार्टर एंड एक्सचेंज। जो अभी तक का हमारा वैट लॉ है, सारे वैट के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको पता होगा कि मैं दिल्ली के हिसाब से बोल रहा हूँ, यूपी वाले अपनी बात बताएंगे, उत्तर प्रदेश से जो लोग हैं, कि बार्टर जो है वो अभी तक हमारे वैट लॉ में टैक्सेबल नहीं है और एक्सचेंज भी टैक्सेबल नहीं है। हैं, आप बताएं यूपी वाले? नहीं है ना? चलो गुड। तो क्योंकि हर स्टेट ने कॉपी पेस्ट ही कर रखा है वैट एक्ट, है, और यूपी तो सबसे बाद में लगा था, है, इसलिए कॉपी पेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा बेटर है। दिल्ली के एक्ट से यूपी वाला एक्ट थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि सबसे बाद में लगा था वहाँ पे, तो सब समझदारी के साथ जो जो प्रॉब्लम हुई उन प्रॉब्लम को सेटल करते हुए, मैं भी गया था मुरादाबाद लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ पर मेरे को ये पूछा गया था कि 10 पॉइंट बताइए दिल्ली वैट एक्ट के जो अच्छे हैं वैट लॉ से, और 10 बताइए जो खराब हैं। तो फिर जब ये डिस्कशन हुआ तो उसमें हमने 10-10 पॉइंट कवर किए थे, तो जो जो खराबियाँ थी वो उनको दिल्ली यूपी वैट एक्ट ने ठीक कर लिया था। सो दो वर्ड, बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर का मीनिंग होता है कि, चलिए आगे देखते हैं, फिर वहाँ से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब ये कह रहा है बार्टर और एक्सचेंज क्या होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज दीज आइटम्स मेड और एग्रीड टू बी मेड। मतलब ये सप्लाई कर दी या एग्री कर लिया करने के लिए, एग्री कर लिया करने के लिए। अब एग्री आप उधार में भी कर सकते हैं, उधार पैसों के अगेंस्ट भी एग्री कर सकते हैं, और एग्री पैसे एडवांस लेके भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से। तो एग्री मेड और एग्रीड टू बी मेड। आगे नया शब्द, आगे क्या कंसिडरेशन, क्या लिखता है, फॉर ए कंसिडरेशन। नेचुरली मैं बिजनेस करूंगा तो पैसों के लिए करूंगा, तो एग्रीड, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। और आगे क्या लिखा, बाई ए पर्सन, बाई ए पर्सन। वैट लॉ की अगर आप डेफिनेशन देखें तो हमको पता है वैट लॉ में क्या लिखते हैं हम, एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स बाई वन पर्सन टू एनदर। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है बाई वन पर्सन टू एनदर, लेकिन अभी वापस चलें तो लिखा है मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाई ए पर्सन। टू एनदर नहीं लिखा हुआ, टू एनदर नहीं लिखा हुआ। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने आप को भी गुड्स ट्रांसफर किए, आपने अपने आप को भी गुड्स ट्रांसफर किए, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। अब अगर आप एफ फॉर्म के अगेंस्ट माल ट्रांसफर करोगे तो उसको भी सप्लाई माना जाए। योरसेल्फ देयरफॉर इट इज नॉट ए सेल, क्योंकि सेल की डेफिनेशन में क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर अगेंस्ट कंसिडरेशन, अगेंस्ट कंसिडरेशन ये भी लिखा हुआ है, और ये कंसिडरेशन यहां भी लिखा हुआ है। बाय ए पर्सन हो गया, इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ, ये वैट लॉ में लिखा ही हुआ है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और आगे लिख दिया इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये एक नया वर्ड लगाया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन इस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को डिफाइन नहीं किया गया एक्ट में कहीं भी कि इसका मीनिंग क्या है। मोटा मोटा हमें ये समझना है कि बिजनेस में या बिजनेस के बढ़ावे में अगर जो भी चीज़ें हम बाई या सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। नंबर वन, क्या डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम तभी समझ पाएंगे ना, हम कैसे समझ पाएंगे। तो अपनी डेफिनेशन लिखने का पर्पज़ ये था यहाँ पर, और नीचे क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स। हमने सप्लाई सेल की डेफिनेशन भी इंक्लूसिव है और सप्लाई की डेफिनेशन भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है इसमें दो वर्ड यूज़ किए, बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर एंड एक्सचेंज, बार्टर का मीनिंग नॉर्मल होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। मीन्स मैंने आपको एक गुड्स दिए, उसके बदले आपने मुझे दूसरे गुड्स दे दिए, या मैंने आपको एक सर्विस दी, उसके बदले आपने मुझे दूसरी सर्विस दे दी। पैसे नहीं दिए,
सिर्फ एक्सचेंज में गुड्स के बदले गुड्स दे दिए और सर्विस के बदले सर्विस दे दी, बस इतना ही है। हो सकता है कि गुड्स के बदले आप थोड़ा कैश दे दें और बाकी के गुड्स दे दें, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कुछ भी ना दें। तो वो कह रहे हैं भैया ऐसा है, चाहे कंसीडरेशन कैश में हो या चेक से हो या बार्टर में हो, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। आप कल को ये नहीं कहेंगे कि सर मैंने कोई पैसे नहीं लिए इसलिए ये ट्रांजैक्शन सप्लाई में नहीं कवर हो सकती, तो आप इसमें टैक्स मत लगाइए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले अभी तक का क्या लॉ है हमारा, जो लोग वैट की प्रैक्टिस करते हैं दे आर अवेयर कि बार्टर के ऊपर कुछ कोर्ट्स ने कहा कि बार्टर के ऊपर टैक्स लग सकता है, लेकिन कुछ कोर्ट्स ने कहा नहीं, बार्टर के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि ये डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। लेकिन कुछ कोर्ट्स ने कहा भैया इसमें क्या फ़र्क है, मैं एक चीज़ दे रहा हूँ आपको, आप उसके बदले दूसरी चीज़ दे रहे हो, अरे उस दूसरी चीज़ की वैल्यू तो है ही ना, तो यू आर रिसीविंग कंसिडरेशन इन काइंड, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे वकील भाई बहुत होशियार होते हैं, नहीं जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही माना जाएगा, हम नहीं मानते ये बातें कि आप एज्यूम कर लो कि इसकी वैल्यू है ना। तो इसलिए कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा था कि टैक्स लग सकता है, कुछ ने कहा नहीं लगेगा। तो इस लॉ बनाने वाले जीएसटी वाले ने सोचा कि इस झंझट को ही ख़त्म कर दो, डेफिनेशन में ही डाल दो। तो इसलिए बार्टर और एक्सचेंज दोनों एक तरह की वर्ड है। एक्सचेंज कहता है एन एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अनदर स्पेशली ऑफ द सेम काइंड इन रिटर्न। तो इसमें कोई दोनों एक जैसे ही शब्द है, तो उन्होंने ये कहा कि बार्टर लिख दें और एक्सचेंज ना लिखें तो फिर लोग एक्सचेंज का बहाना बना के बाहर ना हो जाएं, इसलिए दोनों को लिख दिया। तो नट शेल में बात ये हुई कि आप किसी भी सप्लाई को सोच लो, किसी भी एक्टिविटी को सोच लो जो बिजनेस से कनेक्टेड हो, जो बिजनेस से कनेक्टेड हो, आप कोई भी एक्टिविटी सोच लो उसको सप्लाई माना जाएगा। तो ऐसी भी एक्टिविटी हो सकते हैं जो आज की तारीख में हमें पता है, और ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जो 10 साल बाद नई तरह की निकल आए। जैसे अभी कंप्यूटराइजेशन की वजह से हमें नई नई एक्टिविटीज़ का पता लग रहा है, तो इसी तरह से हो सकता है फ्यूचर में नई एक्टिविटीज़ भी आ जाए। तो अभी तक उन्होंने सच एज लिख दिया, भाई जितनी बातें हमें पता है वो तो ये हैं, और लेकिन इट इज़ ए इंक्लूसिव डेफिनेशन, देयरफॉर इट इज़ ए वेरी वेरी वाइड डेफिनेशन। तो ये पहली स्लाइड का इतना मीनिंग है सर, समझने के लिए। अब इसमें आप जब देख रहे थे तो नीचे लिखा हुआ था बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो नेचुरल है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए बिजनेस का क्या मीनिंग है, बिजनेस भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो लॉ आगे पढ़ेंगे हम। तो बिजनेस का क्या मीनिंग है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, व्हाट डज इट मीन। अब हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बिजनेस का क्या मीनिंग है। बिजनेस की डेफिनेशन वैट लॉ में दी हुई है, ये यहाँ पर डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कि वैट में सिर्फ गुड्स की बात कर रहे थे। अब चूंकि ये सर्विसेज से भी रिलेटेड है, तो अब हम इस डेफिनेशन में गुड्स के अलावा सर्विसेज की भी बात करेंगे, बस इतना फ़र्क है, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन हम पढ़ना चाहेंगे, डेफिनेशन को हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए, क्योंकि ऐसा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो कहता है कि ये बताइए बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 है CGST एक्ट में, जो बिजनेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहता है, एनी ट्रेड, वैट लॉ में सेम है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, आगे सर्विस से रिलेटेड, पहले तीनों वर्ड्स ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और फिर ये आ गया प्रोफेशन सर्विस टैक्स से रिलेटेड। वोकेशन, ये पहले वैट में भी है हमारे पास। एडवेंचर, ये भी है पहले, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, एडवेंचर का मतलब होता है एंगेज इन डेयरिंग और रिस्की एक्टिविटीज़। एडवेंचर का वर्ड का मीनिंग है एंगेज्ड इन डेयरिंग एंड रिस्की एक्टिविटीज़। वेजर मीन्स बैटिंग, तो ये जो आइटम है बैटिंग और गैम्बलिंग, ये बेसिकली एक्शनेबल क्लेम की आइटम है। तो उसने ये कहा है कि ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट टैक्सेबल, ओनली एक्टिविटी ऑफ वेजर, बैटिंग और गैम्बलिंग
इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ये इसको कवर कर लिया बिजनेस में, लेकिन और जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं इनके अलावा वो उससे बाहर है, सप्लाई की बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर है। तो और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी तो जो नोन होगी, उसके साथ कह दिया एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट। मीन्स जो आप काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग कोई भी बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए। पर्पस तो हमारा यही होता है ना। हो सकता है उसमें लॉस भी हो जाए और हो सकता है उसमें बराबर भी रह जाए, तो तीनों बातें। तो वो इसलिए कहता है वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट। तो वो एक्टिविटी हो सकता है आपको मॉनेटरी बेनिफिट ना दे, लेकिन फिर भी वो इट विल अमाउंट टू ए बिजनेस और कॉमर्स। देन ही सेज सेकंड, एनी एक्टिविटी or transaction in connection with incidental or ancillary to above. Next, any activity or transaction in the nature of subclause A whether or not. ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कई बार ये सोचते हैं whether or not, there is volume, frequency, continuity और regularity of such transaction. कोई ये ना कहे कि मेरी तो इक्का दुक्का ही ट्रांजैक्शन है साल भर में, इसलिए इट इज़ नॉट माई बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस का मतलब ये नहीं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, बिजनेस का मतलब ये नहीं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड लिमिट रखी हमने कहा थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख की या 10 लाख की, वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें एक ही ट्रांजैक्शन में 20 लाख हो गया तो ही सेज वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूटी। हाँ, आप कहें जी मेरी रोज का ये काम नहीं है, मैं तो कभी कभी करता हूँ, नहीं, उस ये बहाना नहीं चलेगा। तो ऑल एक्टिविटीज इवन विच आर रिलेटेड टू दिस विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। देन सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स and services in connection with commencement और closure of business. मीनिंग देयर बाय यहाँ पर दो वर्ड है, एक commencement एक closure। मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है, उस शुरू करने के लिए मैंने कुछ गुड्स खरीदने और कुछ कैपिटल गुड्स खरीदने हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि तब तक सेल होगी मेरी, मैंने परचेज किया, मटेरियल्स परचेज किए, साथ में कैपिटल गुड्स खरीदे, कहता है इट इज़ ए बिजनेस। मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, मैंने बिजनेस बंद किया, उस वक्त मेरे पास कुछ गुड्स और कैपिटल गुड्स बचे, तो कहता है सप्लाई ऑफ दोज गुड्स ऑन क्लोजर ऑफ द बिजनेस विल अमाउंट टू ए बिजनेस। तो चाहे एक्विजिशन का हो चाहे क्लोजर पे हो, जो एक्टिविटी आपकी रहेगी ऑफ कोर्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो जो एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी। अपने अपने सोसाइटीज़ के बारे में सोच लीजिए, अपने अपने क्लब्स के बारे में सोच लीजिए, इसलिए क्लब, एसोसिएशन, अपनी बार एसोसिएशंस के बारे में सोच लीजिए। एनी प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, वेदर फॉर ए सब्सक्रिप्शन, हम मेंबरों से क्या लेते हैं एसोसिएशन में? ईयरली सब्सक्रिप्शन। वेदर फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ईयरली तो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर थोड़े थोड़े पैसे किसी ना किसी काम के लिए मांगते रहते हैं। क्यों सर, ऐसे ही करते हैं? भाई ये स्पेशल फंक्शन आपके लिए कर रहे हैं तो इतने पैसे दे दो, ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इसके इतने पैसे दे दो। तो वो इसलिए उसने लिखा वेदर फॉर सब्सक्रिप्शन और फॉर एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। तो जो एसोसिएशंस, क्लब, सोसाइटीज उस पैसे के अगेंस्ट फैसिलिटीज और बेनिफिट्स देंगे मेंबर्स को, वो भी बिजनेस माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा। तो दोनों ही आ गए ना, गुड्स और सर्विस, तो वो भी इट विल बी। अब हम सोचेंगे यार
क्लब और एसोसिएशन कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, सेल टैक्स बार एसोसिएशन कोई बिजनेस थोड़ी कर रही है, बट सेल टैक्स बार इज रेंडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन और अदरवाइज। देन एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमिसेस, ये सर्विस से रिलेटेड है। आप कहीं पे कोई इवेंट कर रहे हैं या पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाना है, तो आपको एडमिट करना है हॉल के अंदर, तो एडमिशन के लिए टिकट लगानी है, तो दैट इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स टू यू टू लुक एट द मूवी। देयरफॉर एनी एडमिशन, एडमिशन मीन्स एडमिशन फी, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन मीन्स अगेंस्ट फीस ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमिसेस, तो किसी भी प्रीमिसेस में आप एंटर करें तो ये सर्विस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession और vocation। कोई आदमी है, उसने कोई पोजीशन होल्ड की, लेकिन वो प्रोफेशनल भी है, तो एज ए प्रोफेशनल किसी कंपनी में उसको कोई पोजीशन मिल गई, लेकिन वो होल्ड करते हुए भी उस कंपनी को वो कोई अपने प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, ठीक है ना, तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम एंड इट विल बी लाइबल। ये नहीं कहेंगे आप कि भैया इस पे काय का टैक्स है, मैं तो ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, ना, ऐसा नहीं। अगर आपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई वहाँ पे सर्विस दे दी, इवन बाय होल्डिंग दैट पोजीशन, इवन देन इट विल बी कवर्ड ओवर हियर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए रेस क्लब, रेस क्लब कि में जो सर्विसेज होती हैं, जो लोग रेस क्लब की थोड़ी बहुत एक्टिविटी से वाकफ़ हों, उसमें ये दो वर्ड यूज़ होते हैं, बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर। और वो टोटलाइजेटर का मतलब है, ये मैंने जो ब्लू में लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके, इसलिए लिखा है, अदरवाइज ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ वर्ड लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजर। इसका मीनिंग है कंप्यूटर दैट रजिस्टर बेट्स and divides the total amount bet among those who won, ये उसका काम होता है टोटलाइजर का। और ए लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब, उस क्लब के अंदर जो एक किसी ऑथराइज पर्सन को लाइसेंस दिया जाता है कि वो वहाँ पे वो एक्टिविटी करवा सके, चलवा सके, तो उसको कहते हैं बुक मेकर। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन करें कि बुक मेकर क्या होता है। तो वो कहता है ये जो सर्विसेज रेस क्लब प्रोवाइड करेगा उस पर वो भी बिजनेस मानी जाएंगे। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज में क्या क्या होता है वो किसी दूसरी स्लाइड में होगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये बुक मेकर, अभी पीछे पढ़ रहे थे हम रेस क्लब के केस में बुक मेकर क्या होता है। तो बुक मेकर कहते हैं, बुक मेकर मीन्स ए नेचुरल पर्सन और एलिजिबल कंपनी, नेचुरल पर्सन और एन एलिजिबल कंपनी लाइसेंस्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन इतना, इसको छोड़ दीजिए, एंड ए पर्सन एक्टिंग एज बुक मेकर्स एजेंट और बुक मेकर्स रिमोट क्लर्क। और करता क्या है बुक मेकर, वो सेकंड क्लॉज में लिखा है, बुक मेकर्स ऑपरेट एट रेस मीटिंग इन अप्रूव्ड ऑडिटोरियम्स और बेटिंग प्रीमिसेस ड्यूरिंग प्री डिटरमिन्ड आवर्स। Depending on the bookmaker's authorization, bets are offered on daily racing events, future races including doubles and approved betting events। तो ये उस बंदे का बुक मेकर का काम होता है, और वो नेचुरल पर्सन होता है या एलिजिबल कोई कंपनी होती है जिसको ये लाइसेंस मिलता है कि आप ये काम करवाओ। तो वो जो उसकी जो सर्विसेज है रेस क्लब में, उसके बारे में ये बात बताई गई है करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, बस मोटा मोटा अंडरस्टैंड करना है कि रेस क्लब की एक्टिविटी जो है वो भी बिजनेस में कवर हो। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी तक हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया, लेकिन हमने साथ में बिजनेस की डेफिनेशन कवर कर ली। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं रिकलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया। हमने क्या कहा था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाई ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 3 वर्ड थे, ये अभी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे वाली स्लाइड आपको घुमाने वाली है, आगे वाली स्लाइड आपको घुमाने वाली है, इसलिए ये इसको याद करना है।
मेड और एग्री टू बी मेड नंबर 1, फॉर ए कंसिडरेशन नंबर 2, बाई ए पर्सन नंबर 3 और चौथा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या वेरिएशन है इसके अलावा। तो इतना हम समझ गए कि भाई अगर इतना है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यस, नेक्स्ट आया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब पहले गुड्स पे बात कर रहे थे, अब सर्विस पे आ गए। तो कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आगे लिखा फॉर ए कंसिडरेशन। तो पहले वाली स्लाइड में भी फॉर ए कंसिडरेशन लिखा हुआ था, यहाँ भी फॉर ए कंसिडरेशन, लेकिन आगे ध्यान से पढ़िए, लिखा है वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी और उसके पैसे दे दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने वो पर्सनल के लिए इंपोर्ट करी या अपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट करी, तो इवन देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए सर्विस, इट विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस सप्लाई, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। वो अलग बात है कि उस पर टैक्स कौन देगा, उस पर टैक्स कैसे लगेगा, वो सेपरेट बात है। लेकिन अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी और उसके पैसे दे दिए, अब आप बच्चे जो हैं कंप्यूटर के ऊपर आजकल गेम्स डाउनलोड करते रहते हैं, वो फ्री में होती हैं, वो फॉर कंसिडरेशन नहीं होती। लेकिन वो कह रहा है जहाँ पे कंसिडरेशन के अगेंस्ट आपने पैसे दे के लिए इंपोर्ट की सर्विसेज, जहाँ पैसे दे के दिए, तो वहाँ पर इट विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। टैक्स कैसे लगेगा, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। वो जब आगे बढ़ेंगे हम तो हमें पता लग जाएगा कि इंपोर्ट के केस में किसने टैक्स देना है, किसकी लायबिलिटी है, फॉरेनर की लायबिलिटी है जो बेच रहा है, या इंडियन बंदे की लायबिलिटी है जो खरीद रहा है। जो इंडियन बंदा खरीद रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो किसकी लायबिलिटी है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो किसकी लायबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें देखने हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगता जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। सर कॉर्नर वाले भाई साहब, आप विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहे थे, आ गया आपका क्लॉज। तो ये कह रहा है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन मीन्स पैसे भी नहीं मिले फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ 4-5 चीज़ों को ही कवर किया गया है, सिर्फ 4-5 चीज़ों को कवर किया है कि अगर बिना कंसिडरेशन के भी ये चारों चीज़ें होंगी तो भी इनको सप्लाई माना जाएगा। आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप जिसको सप्लाई दे रहे हैं उससे पैसे लें या उसको फ्री गिफ्ट दे दें। मीन्स आप चाहें तो किसी को फ्री गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो सरकार का ये कहना है भैया फ्री गिफ्ट दे दो, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप चाहे बिल्कुल पैसे मत लो, हमारा टैक्स दे दो बस, ठीक है सर, हमारा टैक्स दे दीजिए, बाकी ओके। चलिए, तो वो क्या कहता है, कौन कौन सी 4 एक्टिविटीज़ हैं उसको हम समझ लेते हैं। पहली 7.1 द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। सबसे पहला तो उसने ये कह दिया कि भाई इस काम के लिए हमें शेड्यूल 1 देखना है कि शेड्यूल 1 में क्या क्या। अभी मैंने बताया था शुरू में कि 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 1 की बात आ गई कि शेड्यूल 1 क्या बात कर रहा है। अब लेकिन उसमें मेड और एग्रीड टू बी मेड, शेड्यूल 1 तो देखेंगे, लेकिन वो कह रहा है सेल्स मेड, सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। क्या क्या एक्टिविटीज हैं वो अभी देखते हैं। ये आ गया शेड्यूल 1, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। सिंपल बात, सबसे पहली बात तो यह है, इसमें वर्ड यूज किया है डिस्पोजल, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि बिजनेस एसेट्स का मीनिंग क्या है, लेकिन एक्ट ने इसकी डेफिनेशन नहीं दी, इसे मैंने लिख दिया नॉट डिफाइंड। आपके पास जो पीपीटी है उसमें भी नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। तो नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, देयरफॉर अब हमें खुद सोचना है बिजनेस एसेट्स का क्या मीनिंग होगा। तो बिजनेस एसेट 2 तरह के एसेट हो सकते हैं, करंट एसेट्स भी हो सकते हैं और कैपिटल एसेट्स भी हो सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स क्या होंगे उसकी डेफिनेशन जहाँ पर आएगी वो पढ़ लेंगे, लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एडवोकेट्स ऑल्सो, हैं जो एडवोकेट्स उस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं उनके नॉलेज के लिए कि एसेट्स का मतलब बैलेंस शीट में जो आइटम्स एसेट साइड पर अपीयर हो रही हैं, दोज विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस एसेट्स इफ द बैलेंस शीट इज ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। तो अब वो बिजनेस एसेट का कहता है परमानेंट ट्रांसफर कर दिया आपने, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एक और कंडीशन होनी चाहिए,
वो परमानेंट ट्रांसफ़र वो होना चाहिए जिस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। मीन्स अगर उस एसेट के ऊपर आपने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया हुआ तो वो बात वहाँ पे नहीं आएगी इसमें। तो अब अगर मैंने, नेचुरल बात है भाई, मैंने इनपुट टैक्स लिया, इनपुट टैक्स किस लिए लिया जाता है? बिजनेस को करने में, ताकि उसके अगेंस्ट आउटपुट लाइबिलिटी आ जाए, उस आउटपुट के अगेंस्ट ये इनपुट एडजस्ट हो जाए। और वो इनपुट दोनों तरह की चीज़ों का होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इनपुट तो सभी का होता है, इसलिए उसने कहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि एसेट्स का मतलब चाहे वो करंट एसेट्स में हो या कैपिटल एसेट्स में हो, लेकिन मैंने इनपुट लिया हुआ होना चाहिए। तो कहता है ठीक है सर, ऐसा है कि अगर आपने इनपुट लिया हुआ है और वो एसेट आप किसी को फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज़ करिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट हैं, तो आपने क्या किया, अपने ऑफिस में कुछ कंप्यूटर वगैरह खरीद रखे हैं, कुछ फर्नीचर खरीद रखा है, टैक्स दे के इनपुट टैक्स दे दिया आपने। सपोज करो जीएसटी लग गया 1 मिनट के लिए, जीएसटी लगने के बाद आपने अपने ऑफिस में कंप्यूटर खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिया, तो उस पर जो टैक्स दिया इनपुट टैक्स हो गया। अब फ्यूचर में जब आप बिजनेस करेंगे, जीएसटी में रिजीम में आ जाएंगे, तो आपको फर्नीचर के ऊपर, कंप्यूटर, सारा का सारा इनपुट टैक्स 100% अवेलेबल है फर्स्ट ईयर में। अभी तक वैट लॉ में क्या था, वैट लॉ में हमारे पास दिल्ली में 3 साल में मिलता था, यूपी में 2 साल में मिलता है, 3 में मिलता है, यूपी में भी 3 में मिलता है, अरे वेरी गुड, और दिल्ली में भी 3 में मिलता है, कई जगह पर 5 साल में मिलता है, और कई एक्साइज में 2 साल में मिलता है, एक्साइज में 2 साल में मिलता है। तो इस तरह से, तो अब लेकिन जीएसटी में क्या करने जा रहे हैं, आप कैपिटल गुड्स पर जितना इनपुट टैक्स है वो पहले साल में क्लेम कर लीजिए, राइट। तो अब आपने जो कंप्यूटर खरीदे एज ए एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई और बिजनेसमैन समझ लीजिए, उसके बाद में आपने क्या किया, अपने ऑफिस की सपोज रिनोवेशन करवाई। जब आपने ऑफिस की रिनोवेशन करवाई तो ये सारा फर्नीचर आपके लिए, आपने कहा यार इसको ना निकाल देते हैं। तो आपके पास 2 रास्ते, एक तो आप कबाड़ी को बेच दें, ठीक है ना, जो भी सेल प्राइस आए उसके ऊपर एज पर लॉ टैक्स दे दें। दूसरा क्या, अच्छा आपने इसका इनपुट क्लेम कर रखा है। दूसरा रास्ता क्या है, कंप्यूटर्स हैं, पुराने हो गए हैं, आपके स्टाफ में कोई गरीब बच्चा काम करता है, तो आप कह दो चल ऐसा कर, ये बेटे तू ले जा, ये तू ले जा, है मेरे पास तो नया आ ही गया है, अब मैं इसको क्या 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये में बेचूंगा, तो तू रख ले, तेरे अपना घर पे काम कर लिया करना। या फर्नीचर उसको दे दिया, अपना नया फर्नीचर लगा। नॉर्मली हम ऐसा करते ही हैं। तो ये मैंने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया अपने एसेट का, जिस पे मैंने इनपुट क्लेम किया हुआ था। तो कह रहा है इट विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई, ठीक है जी। परमानेंट ट्रांसफ़र मीन्स डोनेशंस बट गुड्स नॉट सेंट फॉर जॉब वर्क। मीन्स अगर आप कोई गुड्स जॉब वर्क पे भेजते हैं, वो भी आप फ्री में भेजते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अपने गुड्स के ऊपर अगर जॉब वर्क के लिए आप गुड्स भेजेंगे, मान लीजिए आपने अपने गुड्स जॉब वर्कर को भेजे, मैन्युफैक्चर जो है, मैन्युफैक्चर सारा काम अपने यहाँ नहीं करता, कुछ काम अपने यहाँ करता है और कुछ जॉब वर्कर से करवाता है। तो वो कह रहा है कि आपने वो गुड्स भेज दिए जॉब वर्कर के पास, और मान लो वो वापस भी ना आए, ये भी पॉसिबल है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है फिर भी जो गुड्स भेज रहे हैं दूसरे आदमी के पास जॉब वर्क के लिए या अप्रूवल पे भेज रहे हैं, हम उनको परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं मान रहे, लेकिन जो अदरवाइज आप बेच रहे हैं इन्हें विद ए कंडीशन के भाई वो वापस आने नहीं, आपको पता है कि आपने फ्री में दे दिए, आपको वापस नहीं आने, तो उनको हम सप्लाई मान लेंगे विदाउट कंसिडरेशन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अभी हम बात कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन की। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और between distinct person as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। means आपने कोई भी अपना चीज सप्लाई की अपने रिलेटेड पर्सन को, सप्लाई की रिलेटेड पर्सन को बिना पैसे लिए, लेकिन साथ में कंडीशन लगा दी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मीनिंग देयर बाई आपने अपनी किसी ब्रांच को ट्रांसफर किया, ब्रांच इज योर रिलेटेड पर्सन और योर डिस्टिंक्ट पर्सन,
डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है वो बाद में डेफिनेशन में कवर करेंगे, आएगा कहीं ना कहीं, और रिलेटेड पर्सन क्या है वो भी आएगा। लेकिन रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन मेरी ब्रांच है, या मैंने यहाँ पर दिल्ली में नंबर लिया हुआ है और सेम पैन नंबर पर मैंने दूसरे स्टेट में नंबर लिया हुआ है, या दिल्ली में मैंने एक ही पैन नंबर पर डिफरेंट नंबर ले रखे हैं, बीइंग डिफरेंट वर्टिकल्स। आप अभी इतना ही समझ लीजिए, ये मत पूछिए एक स्टेट में भी कई नंबर मिल सकते हैं कि अभी ये मत पूछिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर बात बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैंने डिफरेंट नंबर लिए हुए हैं और मैं अपने ही नंबर वाले को गुड्स को ट्रांसफ़र कर देता हूँ बिना कंसिडरेशन लिए, अभी बिना कंसिडरेशन, लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करता हूँ। मीन्स उस बंदे ने जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है आगे उसको बेचना है, तो मैं जो ब्रांच ट्रांसफ़र करता हूँ एफ फॉर्म के अगेंस्ट करता हूँ, बिना पैसे लिए करता हूँ, हो गया ना। सेल फॉर ट्रांसफ़र फॉर विदाउट कंसिडरेशन बट टू ए रिलेटेड पर्सन, और किस में हो गया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो गया। तो कहता भैया इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मीन्स एफ फॉर्म पे मैं अब माल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मैं अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे टैक्स लगाना पड़ेगा, और टैक्स कितनी वैल्यू पे लगाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, आर्म्स लेंथ प्राइस, जैसे कि मैं किसी अनरिलेटेड पर्सन को बेच रहा हूँ, या वैल्यूएशन रूल। अभी जब सप्लाई के वैल्यूएशन रूल हम आपको पढ़ाएंगे, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, तब हम इसको कवर डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ कि अगर मैंने किसी रिश्तेदार या डिस्टिंक्ट पर्सन को, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन को मैंने कोई भी चीज़ विदाउट कंसिडरेशन दे दी बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दे दी, इसका मतलब अगर मैंने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं दी तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए आपने, नरेंद्र भाई ने अपने भतीजे को कोई अपने घर का फर्नीचर दे दिया, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। साफ से लिख दिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है सर। व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नीचे लिखा प्रोवाइडेड that gifts not exceeding rupees 50,000 per year, 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पूरे साल में 50,000 रुपये तक की गिफ्ट दे देता है पर ईयर पर एम्प्लॉय, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मीन्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को साल में गिफ्ट दे सकता है। shall not be treated as supply of goods or services or both। supply of goods by a principal, ये तीसरी आइटम है, बस 4 ही आइटम है इसमें विदाउट कंसिडरेशन में, देयर आर ओनली 4 आइटम्स। supply of goods by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal and vice versa by an agent to his principal। मीन्स आप जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को गुड भेजे या एजेंट प्रिंसिपल को गुड भेजे, भैया उसको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। एक बार टैक्स ले लो, आगे वाला आगे भेज दे, फिर वो टैक्स ले लो, आपस में इनपुट ले लो, क्योंकि एफ फॉर्म का चक्कर अब खत्म हो गया। मीनिंग देयर भाई एक बार रिपीट कर दूं, अब फ्यूचर में सी फॉर्म, एच फॉर्म, एफ फॉर्म, आई फॉर्म, जे फॉर्म या के फॉर्म जो भी होते हैं, अब सारे फॉर्म खत्म कर दिए जाएंगे। अभी तक हमारे लोकल फॉर्म खत्म हुए थे, अब सारे सेंटर के फॉर्म खत्म हो जाएंगे। अब किसी फॉर्म के अगेंस्ट आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अभी एक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने पहले बात करी थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में हमने पहले बात करी थी। ये दूसरी बात है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन। वहाँ पर जो वर्ड यूज था वो डिफरेंट था, यहाँ पर कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन। मीन्स मैं उस सर्विस को खरीद के आगे उसको यूज़ करूँगा, लेकिन ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए है, गुड्स के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए। जब भी आप इस लॉ को पढ़ेंगे, तो ये बड़ा ध्यान रखना है हमें कि वो सेक्शन पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहा है या सर्विसेज की कर रहा है या दोनों की कर रहा है, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ सेक्शन में सिर्फ गुड्स की बात है, कुछ सेक्शन में सिर्फ सर्विसेज की बात है, तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन, अब ये कह रहा है कि जो खरीदने वाला है, इंपोर्ट कर रहा है, वो टैक्सेबल पर्सन है फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। और आपने खरीदा किससे?
रिलेटेड पर्सन से, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। रिलेटेड पर्सन एस्टेब्लिशमेंट से आपने गुड्स को खरीद लिया, सॉरी आपने सर्विसेज को ले लिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, मीन्स विदाउट कंसिडरेशन खरीदी है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई टू यू। और सप्लाई किसने देनी है, टैक्स किसने देना है, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम कि उस पर टैक्स कौन देगा। लेकिन अगर सप्लाई विदाउट रिश्तेदार है फ्री में भी भेज सकता है, लेकिन वो यूज़ होनी चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आनी चाहिए, और दूसरा जिसके पास आ रही है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई सो फॉर एज विदाउट कंसिडरेशन इज कंसर्न। अब ये हो गया वेदर सप्लाई, ये सबसे बढ़िया सेक्शन। अब आपने बड़ा ध्यान से सुनना है, और इसमें सर की जो बात थी वो भी कवर होंगी और बाकी बातें भी कवर होंगी। ये शेड्यूल 1 था, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, करेक्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये पूरी सप्लाई के चैप्टर का सबसे बढ़िया शेड्यूल है, और ये हमारी ज़बानी टिप्स पे होना चाहिए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहा है, एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। मीन्स अब हम शेड्यूल 2 पर आ गए, शेड्यूल 1 खत्म हो गया, अब शेड्यूल 2 पे आए। शेड्यूल 2 ये है शेड्यूल 2। इसका मीनिंग पहले मोटा मोटा मीनिंग समझ लेते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, जब हम आगे चले तो हमको ये क्लियर हो जाए कि हम समझना क्या चाहते हैं। देखिए, गुड्स के ऊपर अभी तक 4 रेट ऑफ टैक्स थे, लेकिन कल सर्विसेज पे भी 4 रेट ऑफ टैक्स आ गए। पहले हम बात कर रहे थे सर्विसेज पर 1 रेट ऑफ टैक्स रहेगा और गुड्स पर 4 रेट ऑफ टैक्स रहेंगे। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी था कि ये जो एक्टिविटी है वो गुड्स है या सर्विसेज है। अगर सर्विसेज होती तो 18% टैक्स लगता, अगर गुड्स होते तो 4 में से कोई सा रेट टैक्स लगता, नंबर 1। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी एक्टिविटी ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स है और कौन सी एक्टिविटी ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट रूल्स हैं, और जो सर्विसेज है उसके प्लेस ऑफ सप्लाई के डिफरेंट रूल्स हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये है, ये देखना कि ये मेरी सेल या सर्विस इंटर स्टेट है या विद इन द स्टेट। क्यों कि अगर वो इंटर स्टेट हुई तो IGST लगेगा, और अगर वो विद इन द स्टेट हुई तो C+S लगेगा। ठीक है, C+S मीन्स, अब मैं C+S ही बोलूँगा, CGST एंड SGST। आगे से मैं इसको C+S ही बोलूँगा या I बोलूँगा। तो C+S, अब लॉ ने ये एक जगह ये लिखा कि अगर आपने गलती से C+S दे दिया, मीन्स अपनी ट्रांजैक्शन को ये मानते हुए टैक्स दे दिया कि वो C+S की ट्रांजैक्शन है, मीन्स लोकल ट्रांजैक्शन है, लेकिन कल को अगर वो प्रूव ऑफिसर ने कहा कि ये तो I की ट्रांजैक्शन थी, मीन्स इंटरस्टेट सेल थी, तो जो आपने टैक्स दिया C+S वाला, वो उसका तो रिफंड मिलेगा और I वाले का टैक्स देना पड़ेगा। बस ये अच्छा किया, ये कहा कि भाई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो सरकार के पास ऑलरेडी आ ही चुका है ना, तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको दोबारा से I जमा कराना पड़ेगा और C+S का रिफंड लेना पड़ेगा। तो अब ये कहता है, अब ये बताइए कि ये जो एक्टिविटी मेरी मैं करने जा रहा हूँ या जिस चीज़ में मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी, ये है। तो पहला, सबसे पहला कहता है कि मान लीजिए आपने गुड्स का टाइटल विद टाइटल ट्रांसफ़र किया। इफ़ यू हैव ट्रांसफर्ड द गुड्स along with the title, then it will be treated as supply of goods. So transfer of title, यहाँ पर transfer of title हो गया goods का, then it will be treated as supply of goods, और जहाँ transfer title का नहीं हुआ it will be treated as service। सिंपल बात।
दूसरे लाइन में लिखा ट्रांसफर विदाउट टाइटल, मीन्स आपने गुड्स तो ट्रांसफर कर दिए लेकिन वो विदाउट टाइटल ट्रांसफर किए। तो कहता है उस केस में एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, चाहे पूरा करें चाहे अनडिवाइडेड शेयर में करें, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो तो आपको पता ही है, वैसे भी अगर आप अपने गुड्स को लीज पे दे देते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज सर्विस। सर्विस टैक्स वाले लीज के ऊपर टैक्स लगाते हैं, लेकिन साथ में कंडीशंस लगी हुई हैं कि वेदर इफेक्टिव कंट्रोल हैज़ बीन गिवन, वेदर इफेक्टिव कंट्रोल हैज़ नॉट बीन गिवन। तो उस चक्कर को ख़त्म करने के लिए कि वेदर इफेक्टिव पोजेशन हैज़ बीन गिवन, क्योंकि इस बात पर बहुत झगड़े हो रहे थे। जो वैट डिपार्टमेंट है वो ये कहता था नहीं, इस एक्टिविटी के ऊपर वैट लगेगा, इस ट्रांसफ़र ऑफ राइट के ऊपर वैट लगेगा, और सर्विस टैक्स वाले कहते थे नो नो नो, आपके एग्रीमेंट के हिसाब से देयर इज़ नो इफेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल एंड पोजेशन, देयरफॉर इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। तो ये झगड़ा काफ़ी देर तक कोर्टों में और ट्रिब्यूनल्स में और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग था, तो इसलिए उन्होंने ये चक्कर ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कह दिया फ्यूचर में लीज ट्रांजैक्शन विल बी सर्विस ट्रांजैक्शन, वो गुड्स माने ही नहीं जाएंगे, तो झगड़ा ख़त्म। तो ऐसे ही जितने भी झगड़े वाली आइटम्स हैं 4-5 नेचर जो सुप्रीम कोर्ट तक गई हुई हैं, उन सारे को धीरे धीरे करके अब आगे देखेंगे, सबको उन्होंने सर्विस मान लिया ताकि सर्विस वाला रेट लगे। अब वो अलग बात है, अब 4 रेट आ गए, अब आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस का कितने % रेट लगेगा। नेक्स्ट, यस मान लीजिए आपने कोई गुड्स हायर परचेज पर ट्रांसफ़र किए, मान लीजिए कुछ गुड्स आपने हायर परचेज पे ट्रांसफ़र किए, तो वो कह रहा है एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल बात, क्योंकि अभी टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया। टाइटल कब ट्रांसफ़र होगा? जब सारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन आपने पहले से एग्री कर लिया यह बात। चूँकि एग्री कर लिया है, एग्रीमेंट हो गया है कि भाई पूरी पेमेंट आने पे ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, तो देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सेल, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड एंड बिल्डिंग वाले फिर आगे हम लैंड एंड बिल्डिंग पर। तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या कह रहा है वो? एनी लीज, लैंड की बात ही कर रहा है, लेकिन लैंड बेचने की बात नहीं कर रहा, कह रहा है एनी लीज लैंड बिल्डिंग। अब आगे हम बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग भी अगर आपने किराए पे दे दी, तो आपको पता ही है अगर मैं बिल्डिंग किराए पे दे दूं, लेकिन अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दे दूं तो सर्विस टैक्स लगता है? नहीं लगता। ठीक है ना, बस ये बताना। और आगे लिखा है एनी लीज और लेटिंग आउट of the building including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce। मीन्स अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो सप्लाई मानी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और कॉमर्स दे दिया, तो जो उसका रेंट मिलेगा उस पर हम सप्लाई उसको मान लेंगे, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया कि इट विल बी ट्रीटेड एज, अभी भी होता है, अभी भी हम उसको एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही डील कर रहे हैं। इसमें लीज का क्या मतलब होता है आपको सबको मालूम है, लेटिंग आउट का क्या मतलब होता है आप सबको मालूम है। एक वर्ड यूज़ किया है इसमें, वेदर होली और पार्टली, मीन्स आप जो जब अपना ऑफिस है या आपकी बिल्डिंग है वो आप किसी को होली किराए पे दे दें या पार्टली किराए पे दे दें, तो उसका मीनिंग है कि वो सर्विस टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा। पार्टली का क्या मीनिंग होता है? मान लीजिए आप अपने इस रूम में, आपकी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपने किसी को एक टेबल स्पेस किराए पे दे दिया। एक टेबल स्पेस, आजकल टेबल स्पेस किराए पे देने का फैशन है, तो अगर आपने एक टेबल स्पेस किराए पे दे दिया तो वो कहता है इट विल बी ए लेटिंग आउट पार्टली टू समबडी एल्स।
तो दैट में बी कवर्ड ओवर है। या दूसरा एग्जांपल दिया है कि आपका ये बिल्डिंग है, ऊपर छत है, छत के ऊपर आपने एक टावर लगाने के लिए किसी को दे दिया और आपने किराया उससे ले लिया या जो भी टर्म्स है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज लेटिंग आउट पार्टली ऑफ योर प्रॉपर्टी। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, अब जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी तक अगर आप अपने गुड्स को, आज के लॉ में अगर आप अपने गुड्स को किसी के पास भेज दें कि भैया इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाला क्या काम करेगा? एक तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो भी मटेरियल चढ़ाना है वो चढ़ाएगा और साथ में लेबर सप्लाई होगी। मटेरियल की वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है और लेबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज ऑन टुडे इज कॉल्ड ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एज ऑन टुडे दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और उसमें वैट भी लगता है और सर्विस टैक्स भी लगता है। तो अब हमें ये देखना है कि जीएसटी लॉ में क्या ये एक्टिविटी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है या नहीं आ रही है। तो जीएसटी लॉ में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है आपकी नॉलेज के लिए, और वो क्या हो गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किया जाएगा तभी उसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किया जाएगा तो हम उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये डेफिनेशन बदल गई है। तो इसलिए ये मैंने गुड्स भेजे और उसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर कुछ काम करके दे दो, और उस काम करने में मटेरियल भी लग के आया और लेबर सर्विसेज भी लग के आई, तो वो कहता है, वो इस एक्टिविटी को क्या कह रहा है? वो कह रहा है इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चाहे मटेरियल भी लगा हुआ है लेकिन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देन अगला आइटम कह रहा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। यहाँ फिर वर्ड आ गया बिजनेस एसेट्स, पहले भी वर्ड था बिजनेस एसेट्स, और वो बिजनेस एसेट्स में हमारे पास ये नहीं बताया गया, बिजनेस एसेट्स की डेफिनेशन नहीं थी हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया। तो वो कह रहा है वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ट्रांसफर्ड, वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ, ये आपने खुद करे हो या अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पर्सन्स कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन। मीन्स आपके जो बिजनेस एसेट्स हैं वो आपने ट्रांसफर किए, आर ट्रांसफर्ड वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन, ट्रांसफर कर रहे हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सच ट्रांसफर ऑफ और डिस्पोजल इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस एसेट्स की बात कर रहा है, गुड्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर आपने ये एसेट्स ट्रांसफ़र किए तो इट वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडर, इससे कोई मतलब नहीं कि आपने पैसे लिए या नहीं लिए, हमें ये डिसाइड करना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। तो चूँकि गुड्स से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन वो ये कहता है कि जो आपके बिजनेस एसेट्स हैं, उनको अगर आपने किसी प्राइवेट यूज़ में इस्तेमाल कर लिया, आपके बिजनेस एसेट्स हैं, गुड्स हैं, लेकिन आपने उनको किसी प्राइवेट यूज़ में इस्तेमाल कर लिया या किसी और बंदे को दे दिए अदर देन बिजनेस यूज़ करने के लिए, किसी और बंदे को दे दिए अदर देन बिजनेस यूज़ करने के लिए, अदर देन ए पर्पज ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, then the use of such goods or making availability of such goods to him, क्योंकि गुड्स वापस आने हैं, आपने सिर्फ उसको प्राइवेट यूज़ करने के लिए दिए हैं या दूसरे बंदे को यूज़ करने के लिए, यू हैव मेड द गुड्स अवेलेबल टू हिम ओनली फॉर द पर्पज ऑफ यूज़, अल्टीमेटली दोज गुड्स विल कम बैक, तो फिर राइट टू यूज़ हो गया ना सर, है। तो देन दिस एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। अब आया सप्लाई ऑफ गुड्स। सपोज आपने बिजनेस बंद कर दिया, और बिजनेस बंद करने पर आपके पास जो एसेट्स हैं
उसको आपने सेल कर दिया। वो कह रहा है भैया सेल करो या मत करो, सेल करो या मत करो। पहले हम क्या करते थे, पहले बिजनेस बंद कर देते थे, फिर फिक्स्ड एसेट्स को बेच देते थे, है, फिर क्या देते थे, चूँकि वी आर नॉट रजिस्टर्ड हैंस इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो उसने उसको क्लब करने की कोशिश की कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। सो नाउ व्हाट ही सेज, इसको ध्यान से सुन लीजिए ताकि ये टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, इसलिए ध्यान से करना है। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied। deemed आ गया, आप बेचें या ना बेचें, it will be treated as supply of goods by him in the course or furtherance of business। बिजनेस आपने बंद कर दिया, आपके पास जो भी एसेट्स हैं वो एसेट्स विल बी डीम्ड टू बी ए सप्लाई। बेचो या मत बेचो ये आपकी मर्जी है। फिर आप कहोगे उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो वैल्यूएशन रूल्स में जाके हम उसको डिसाइड करेंगे। अनलेस, ही सेज अनलेस, साथ में कंडीशन भी लगाई, अनलेस द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न, unless the business is transferred as a going concern to another person or the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person। means आपने वो बिजनेस किसी दूसरे को बेच दिया, किसी दूसरे को बेच दिया विद ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो आपके एसेट्स भी गए, लाइबिलिटीज भी गई, इनपुट भी ट्रांसफर हुआ और वो उसको बेच के आपको सरकार को कमा के भी देगा। कहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर बिजनेस ही बंद कर दिया अपना, वो आगे चलाया नहीं, तो आउटपुट लाइबिलिटी तो आएगी नहीं। इसलिए उस डेट पर जितने भी आपके पास एसेट्स रहेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सेल ऑफ गुड्स एंड इट विल बी लायबल टू बी टैक्स्ड। ये अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आई रिलेटिंग टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग, और वो बनते बनते बेचने वाली बात, और बिना और पूरी कंप्लीट होने के बाद जो बेचने वाली बात है उसको क्या माना जाएगा, उसको क्या मानेंगे हम, वो वाली बात कर रहा है। तो वो कह रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे विल, दीज एक्टिविटीज जो नीचे अब हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, दीज एक्टिविटीज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और ये सारी वो वाली एक्टिविटीज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस गए थे। नंबर 1 प्रॉपर्टी का बनते बनते बेचना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। नंबर 3 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो TCS के केसेस गए। नंबर 4 होटल या केटरिंग वाले काम में खाना जो है, और एक एक्टिविटी और है। उन पांचों एक्टिविटीज़ को सरकार ने कहा इस पे झंझट खत्म कर दो, गुड्स हैं सर्विसेज हैं, उन्होंने कहा इन सबको सर्विसेज माना जाएगा। मीन्स इनके ऊपर सर्विस टैक्स वाले रेट लगेंगे। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 सबसे पहले कहता है द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नेमली नंबर 1 रेंटिंग। रेंटिंग आपको पता ही है क्या होता है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज 1, इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। एज ऑन टुडे भी सर्विस मानी जाती है और सर्विस टैक्स हम देते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट, होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। नटशेल में हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको कंप्लीट होने के बाद बेच रहे हैं तब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंप्लीट होने से पहले अगर हम बनते बनते बेच रहे हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस, गुड्स नहीं मानी जाएगी, इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। तो इसलिए मैंने लिखा के रहेजा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब उसके बाद में वो बड़ी सारी आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी हम कंप्लीट तभी मानते हैं जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन साथ में और भी चीज़ें लिखी है कि अगर कहीं पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो क्या होता है, साथ में और लिखा है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन।
अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं भी है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी होता है, एक तो होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक होता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। शायद उसमें दिल्ली में फॉर्म डी बोलते हैं उसको, अगर दिल्ली वाले जिन्होंने मकान बनाए हों उनको शायद पता होगा कि एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो होता है वो फॉर्म डी होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसके बाद में मिलता है। तो कह रहा है अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में से कोई भी मिल गया तो आप समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। और अगर उसके बाद आपने बेची तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बनते बनते बेची, इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से पैसे लिए, तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज और उसके अगेंस्ट आपको सारा इनपुट मिल जाएगा। द एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स, कौन देता है वो? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑथोराइज्ड टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, इन केस ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टिफिकेट फ्रॉम सच अथॉरिटी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, नेमली मीन्स उसकी जगह एक सर्टिफिकेट एंड आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ द आर्किटेक्चर अंडर द आर्किटेक्ट एक्ट वो भी इशू कर सकता है। और ए चार्टर्ड इंजीनियर रजिस्टर्ड अंडर इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ही कैन ऑल्सो इशू ए लाइसेंस्ड सर्वेयर। तो ये कहा है कि भाई जहाँ पे ऐसी अथॉरिटी ना हो, जहाँ पे वो सर्टिफिकेट ना दे सकती हो, वहाँ पर ये इन अथॉरिटीज़ को भी ऑथराइजेशन रहेगा कि वो भी, ताकि पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए। अभी भी तो आपको पता ही है जो आर्किटेक्ट होता है वो नक्शा बना के और वो सबमिट कर देता है अपने सिग्नेचर के अंडर में, तो वो पास हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। नाउ रूल्स हैव बीन लिबरलाइज्ड ना, है, तो वो आप उसको बस सर्टिफिकेट को सबमिट कर दो और मकान बनाना शुरू कर दो, दैट इज ट्रीटेड एज कंप्लायंस, समथिंग लाइक दैट। सो ए चार्टर्ड इंजीनियर रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट, ए लाइसेंस सर्वेयर। तो ये जब हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेंगे। मोटी बात क्या है? मोटी बात हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दोनों में से जो भी पहले मिल गया और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से पहले से प्लान कर लीजिएगा। चलिए, कंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है? कंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है वो आपको सबको मालूम है। कंस्ट्रक्शन का मतलब एडिशन होता है, ऑल्ट्रेशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, रीमॉडलिंग होती है ऑफ द एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। टेम्परेरी, अब नेक्स्ट आइटम आती है सर, नेक्स्ट आइटम क्या कह रही है? टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये मैं भूल गया था बताना। ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क हैं आपको पता ही है, जो वैट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सबको मालूम है कि आजकल इन बातों पे झगड़ा चल रहा है। क्या? एक ट्रेडमार्क मैंने 10 आदमियों को दे दिया, जैसे मेरा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कर लिया तो 10 आदमियों को दे दिया, तो इशू ये आया कि क्या मैंने आपको एक्सक्लूसिव राइट दे दिया यूज करने का? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज में तब टैक्स लगता है व्हेन यू हैव गिवन ए एक्सक्लूसिव राइट टू फॉर यूज टू द पर्सन कंसर्न। ट्रेडमार्क आपने 10 आदमियों को दे दिया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सबको टैक्स लगा दिया। कहते भैया आपको ट्रेडमार्क मिला है, जितने भी फ्रेंचाइज देने वाले लोग थे ना सबको नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू कर दिए तो उसका क्या रिजल्ट निकला? सब आ गए वहाँ पे, सबकी बैलेंस शीटें देखी, सबका देखा कि भाई आपको फ्रेंचाइज अमाउंट इतनी मिली हुई है, तो कहा भैया आपने अपना जो ट्रेडमार्क है वो आपने बेच दिया, इसके ऊपर हमें वैट दे दीजिए। उधर वो सर्विस टैक्स ऑलरेडी दे रहे थे क्योंकि वो सर्विस ऑलरेडी सर्विस टैक्स में कवर्ड थी, सर्विस टैक्स दे चुके थे। अब इधर वैट वालों ने भी काबू कर लिया तो मैटर चला और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, दे हैव नॉट ट्रांसफर्ड द एक्सक्लूसिव राइट टू द पर्सन कंसर्न। उसने 10 आदमियों को दिया, एक्सक्लूसिव राइट थोड़ी है, इसलिए इसके ऊपर वैट नहीं लग सकता, जो उन्होंने सर्विस टैक्स दिया हुआ है वो ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा ये झगड़ा खत्म करो ना, रोज मैटर सुप्रीम कोर्टों में जाते हैं, झंझटी खत्म कर दो। हम पहले ही कह देते हैं दिस एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट झगड़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। आपको सबको पता है जो TCS या बाकी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने जब सॉफ्टवेयर को सेल करती हैं तो उसके ऊपर वैट भी लगाती हैं और सर्विस टैक्स भी लगाती हैं।
सब पे लगा देते हैं, वो नहीं सोचते चाहे कस्टमाइज है नॉन कस्टमाइज है। क्यों? सरकार को तो समझ आती नहीं बात, उसने तो लगा ही देना है, तो इसलिए वो सारे वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिए। उसने कहा भैया डेवलपमेंट, हाँ सर्विस में आए, और दैट एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। कैसे? डेवलपमेंट, चाहे डेवलपमेंट करो, डिज़ाइन करो, प्रोग्रामिंग करो, कस्टमाइजेशन करो। आपकी बात आई कस्टमाइजेशन वाली, कस्टमाइजेशन करो, एडेप्टेशन करो, अपग्रेडेशन करो, एनहांसमेंट करो, इम्प्लीमेंटेशन करो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, जो मर्जी कर लो उसका। चाहे वो अब ये मत कहो कि वो शेल्फ पे सेल हो रहा है या अब मैं तो सर्विसेज दे रहा हूँ ना, अब कोई चक्कर नहीं रहेगा। चाहे आप शेल्फ से बेचो, चाहे आप बिना शेल्फ के बेचो, दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। बस सर्विस टैक्स, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। लगेगा तो जीएसटी, बट रेट कौन सा लगेगा? सर्विसेज वाला। और अब 4 रेट आ गए, अब आपको ढूंढना पड़ेगा फिर से। पहले तो हम बड़े खुश हो रहे थे, एक ही रेट लगेगा सबके ऊपर, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सर्विसेज के भी 4 रेट हो गए हैं, अब ढूंढना पड़ेगा। मेरे से किसी ने पूछा कि साहब क्या लगेगा, मैं कहा भैया आप तो ढूंढ के ही बताऊंगा। चलिए, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये सर्विस टैक्स का टर्म है। जो लोग सर्विस टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा, जो लोग वैट की करते हैं ये उनके लिए नई चीज़ है। और ये क्या कह रहा है? एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट मीन्स अगर आप इस बात के लिए एग्री हो जाएं कि मैं ये काम इस एरिया में 3 साल तक नहीं करूँगा, और आपको उसके पैसे मिल जाए 10 लाख रुपए, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस की नेचर है। तो अगर आपने एग्री कर लिया टू दी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट कि मैं ये एक्ट नहीं करूँगा 3 साल 4 साल 5 साल या पर्टिकुलर एरिया में नहीं करूँगा, और उसकी आपको कंसिडरेशन मिल जाए, तो कहता है इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस, और इसके ऊपर आपको सर्विसेज वाला टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया जस्ट समझाने के लिए, व्हेन वन पार्टी एग्रीज विद अदर अगेंस्ट कंसिडरेशन नॉट टू compete in any specified product, services, geographical location or in any other manner। मीन्स मैंने कहा मैं ये प्रोडक्ट इस एरिया में, इस जोग्राफिकल लोकेशन में इतने साल तक नहीं बेचूंगा। दूसरा एक और क्या है, टू टॉलरेट एन एक्ट। टू टॉलरेट एन एक्ट मीन्स कि वही आदमी आपको टॉलरेट करे और उसके लिए आप उसको कुछ पैसे दे दें, आपको टॉलरेट करे और उसके लिए आप उसको कुछ पैसे दे दें। ये मैं कह दूसरी भाषा में रहा हूँ, सिंपल भाषा बहुत आसान है। मैंने कोई रिजर्वेशन ट्रेन की कैंसिल करवा दी, मैंने बात को कैसे घुमा दिया, लेकिन सीधी बात यह है कि मैंने हवाई जहाज़ की टिकट ले रखी थी या ट्रेन की टिकट ले रखी थी, उसके पैसे दे रखे थे, तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने फ़ोन किया मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कर दो, उन्होंने इतने पैसे काट दिए, बाकी आपको दे दिए। तो रेलवे ने या एयर वालों ने आपको भुगता, आपको टॉलरेट किया और उस टॉलरेट के लिए इतने पैसे ले लिए, आपको झेलना पड़ा ना। रिजर्व सीट को आपने कैंसिल करा दिया, अब वो सीट हो सकता है खाली भी जाए, तो उसके बदले उन्होंने जो आपसे पैसे लिए दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन एंड इट इज ट्रीटेड एज सर्विसेज एंड सर्विस टैक्सेस लायबल। अभी भी लगता है सर्विस टैक्सेस। ये तो सिर्फ जो वैट वाले भाई हैं मेरे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसी तरह से ये नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, डिडक्शन चार्जेस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिजर्वेशन आर चार्ज बाय एयरलाइंस, रेलवेज एंड रोडवेज फ्रॉम द पैसेंजर। इट इज़ अ केस टू टॉलरेट एन एक्ट। होटल्स, आपने होटल की बुकिंग कराई, उसको कैंसिल करा दिया, तब भी होटल वाले आपको भुगत रहे हैं, आपको टॉलरेट कर रहे हैं। उस टॉलरेट करने के लिए जो पैसे लगेंगे, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के साथ आपने एग्रीमेंट किया कि ये माल ऐसा बना के मुझे सप्लाई कर देना, उसने कहा ठीक है कर दूंगा, इतना एडवांस भेज दो, आपने एडवांस भेज दिया, आपने फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो भुगतेगा आपको, तो कहेगा अच्छा भैया मैं जितना एडवांस है इसमें से इतने काट के वापस दे रहा हूँ, या जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ होगा पहले एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि अगर कोई बड़ी आइटम होगी तो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो जाएगा ना, तो जो एडवांस होगा उसमें से अगर कोई डिडक्शन करके या एडवांस फॉरफिट कर लेंगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस।
एन एम्प्लॉयर पेनल प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। आपने किसी को सर्विस देने का वायदा किया हुआ है, आपने डेफिशिएंट कर दी सर्विस कि आपकी जो क्वालिटी है वो डेफिशिएंट हो गई, तो पैसे देने पड़े आपको दूसरे बंदे को। तो दैट सिंस ही इज आपको टॉलरेट कर रहा है, आपके इनएक्शन को टॉलरेट कर रहा है, इसलिए जो भी पैसे उसको मिलेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस मीन्स आपका और मेरा झगड़ा हो गया, आपने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, उस आर्बिट्रेटर को फीस देनी है। सो दैट आर्बिट्रेटर इज डूइंग एन एक्ट to settle the matter between you, therefore that fees will be treated as supply of services liable to be services। अभी भी ऑलरेडी है इसमें, इसलिए कोई नई बात नहीं है। अब आ गया ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज, अभी जो लीजिंग एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे कि अब गवर्नमेंट ने ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज को क्या कर दिया है, सर्विसेज मान लिया है, इसलिए अब गुड्स का झगड़ा खत्म, अब इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। अब देखिए सर, एक नया वर्ड आया कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई, दो नए वर्ड आ गए। पहले मिक्स सप्लाई समझते हैं, फिर कंपोजिट सप्लाई आसान हो जाएगी समझने में। क्या कहता है मिक्स सप्लाई का? क्या मिक्स सप्लाई अभी नहीं मिलेगी आपको, इसमें आगे जाके है, इसलिए ढूंढिए मत मिक्स सप्लाई मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मिक्स समझा दूंगा तो कंपोजिट समझानी मेरे लिए आसान हो जाएगी, लेकिन ये आगे जाके मिलेगी आपको कहीं पर इस वाउचर ब्रोशर में। मिक्स सप्लाई का मतलब है आप हल्दीराम की शॉप पे गए, वहाँ पर एक बास्केट बनी हुई है, उस बास्केट में मिठाई भी है, नमकीन भी है, बिस्किट्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। एक आइटम है जिसका रेट है 5%, दूसरे का है जिसका रेट है 12%, तीसरा है जिसका रेट है 18%। तो क्वेश्चन ये आया कि भैया बताओ, और उसकी वैल्यू है 1000 रुपये, तो कहता है उस पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, टैक्स कौन सा लगेगा? तो उसने कहा जो हाईएस्ट रेट की आइटम है वो वाला टैक्स लगेगा पूरी अमाउंट के अंदर, चाहे उसमें 1000 में से वो आइटम 100 रुपये की क्यों ना हो। तो इसलिए आपने प्लानिंग करनी है, अपने क्लाइंट को प्लान करके बताना है भैया ये वाला टैक्स लग जाएगा, इस 100 रुपये की आइटम को हटा दे बीच में से, इस 100 रुपये की आइटम को हटा दे बीच में से, नहीं तो रेट ऑफ टैक्स 18% वाला लग जाएगा। ये आप प्लान करके बताएंगे अपने अपने कस्टमर्स के लिए। अब आया कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब यह है कि अगर एक चीज़ की सप्लाई करने में अगर आपको साथ में दूसरी चीज़ की सप्लाई करनी पड़ती है, एक चीज़ की सप्लाई करने में नेचुरली बंडल्ड एक दूसरी सर्विस भी देनी पड़ती है। मीन्स एयर कंडीशनर लगाना है, एयर कंडीशनर लगाना है और आपने कहा जी मेरे घर पे इसको फिट करवा दो, ठीक है सर। तो वो जो बिल बनाएगा वो लिखेगा कि भाई इतना उसका पैसा गुड्स का, इतना इंस्टॉलेशन का, टोटल इतना। अब बताइए इसके ऊपर हमें टैक्स लगाना है। तो एक तो हो गए गुड्स और दूसरी हो गई सर्विस, ठीक है ना सर। लेकिन ये नेचुरली बंडल्ड होगा क्योंकि आपने कहा भैया ये फिट करा दे, मुझे नहीं पता, इतने पैसे मैं दे दूंगा, बात खत्म। तो क्वेश्चन ये कि टैक्स कौन सा लगेगा? तो कहता है जो इसमें प्रिंसिपल आइटम ऑफ सप्लाई है तो उसका टैक्स लगेगा दूसरी आइटम के ऊपर भी। मीन्स जो साथ में सप्लाई दे रहे हैं वो सर्विस दे रहे हैं, उस पर भी रेट ऑफ टैक्स गुड्स वाला लगेगा। बट हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपकी सप्लाई कंपोजिट है जिसमें दो गुड्स भी हो सकते हैं, गुड्स और सर्विस भी हो सकती है, दो सर्विसेज भी हो सकती हैं, दो सर्विस के साथ गुड्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट ऑफ टैक्स लगेगा दूसरी आइटम। अभी आपको जैसे पता है, फॉर एग्जांपल आपको पता ही है, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और उसको बोतल के अंदर डाल के बेच रहा हूँ, तो बोतल पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगता है? आइटम वाला, ठीक है ना। उस पैकिंग मटेरियल पर आइटम का रेट लगता है, पैकिंग मटेरियल का रेट नहीं लगता। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। सो इट इज दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। तो ही सेज, अब क्वेश्चन ये आया कि मैंने जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी, उसमें मैंने मटेरियल भी लगाया और सर्विस भी लगाई,
तो क्या वो कंपोजिट सर्विस हुई? तो उसने ये कहा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाएगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किए जाएंगे, तो इसलिए उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से हटा दीजिए। मीन्स सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो काम होगा, और उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज। अब जो बाकी बचे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं हुए, वो मैंने कहा कि मैंने जॉब वर्कर के पास कोई गुड्स भेजे, उसके ऊपर जॉब वर्कर ने कह दिया और मैंने कहा इट इज़ ए सर्विस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस, और उसमें सर्विसेज वाला रेट लगेगा, उसमें सर्विसेज वाला रेट लगेगा। तो ये कंपोजिट सप्लाई का कौन वो है काम वो, और एक जो दूसरा है वो मिक्स सप्लाई वाला। आगे चलते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वैट में था। अगर आप वैट की डेफिनेशन आपको पता है तो वहाँ पर हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो बनता है उसको नहीं कहते वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इवन जो मैं गुड्स भेज के और उस पर काम कराता हूँ वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, जो यहाँ पर मेरे पास नहीं है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही एक्टिविटी को बोला जाएगा। और मैंने कहा ठीक है, इस एक्टिविटी को हम सर्विस ट्रीट करेंगे, चाहे उसमें मटीरियल भी शामिल है, चाहे उसमें गुड्स भी शामिल हैं, लेकिन उस एक्टिविटी को हम सर्विसेज मानेंगे और सर्विसेज वाला टैक्स लगेगा। ये भी एक झगड़े वाली आइटम थे। ये वो सारे केस हैं डीम्ड सेल वाले। 366(29)A आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शन है, उस सेक्शन में जो जिन पांचों चीज़ों को डीम्ड सप्लाई माना गया था, डीम्ड सेल मान करके टैक्स मतलब मटेरियल पे अलग और लेबर पे अलग, ये वही वाली पांचों आइटमें, उन पांचों आइटमों को उठा के उससे कहा अब झगड़ा खत्म, अब हम इनको सिर्फ सर्विसेज मान लेंगे। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नेमली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स। आप ये ना कहें मैं एसोसिएशन तो हुई नहीं, मैं तो बॉडी ऑफ पर्सन्स हूँ, या मैंने तो ऐसे ही मिलके ये एसोसिएशन बना रखी है। तो कहता है चाहे आप बॉडी ऑफ पर्सन हो, चाहे आप अनइनकॉर्पोरेटेड बंदा हो, और वो अपने मेंबर्स को जो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं कैश के अगेंस्ट या डेफर्ड पेमेंट के अगेंस्ट, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। शेड्यूल 3 सेक्शन 7, और ये है कि दीज एक्टिविटीज़ विल नीदर बी सप्लाईज ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मीन्स ये एग्जेम्प्ट आइटम्स रहेंगी। एज ऑन टुडे सर्विस टैक्स में भी ये पांचों आइटम एग्जेम्प्ट हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी उसको एग्जेम्प्ट ही रखा है। और अभी भी आपने देखा होगा आज जो लिस्ट आई है, हेल्थ केयर और एजुकेशन को उन्होंने एग्जेम्प्टेड लिस्ट में रखा है, आपने देख लिया। वो अलग बात है, ये तो मोटा मोटा हेड है कि हेल्थ केयर इज एग्जेम्प्ट और एजुकेशन इज एग्जेम्प्ट। जब उसकी निटी-ग्रिटीज में जाएंगे, आप अंदर देखेंगे तो कहेगा हॉस्पिटल में जो ट्रांसप्लांट होता है वो टैक्स, उस पर टैक्स लगेगा, इस तरह से लगेगा, ऐसा लगेगा। वो तो जब हम डिटेल में शेड्यूल और एक्ट को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। सो ये जो 5 एक्टिविटीज़ हैं, बस इस 5 एक्टिविटी के बाद समाप्ति करेंगे। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, आपको पता ही है ये ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है। दूसरा सर्विसेज बाय कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल है, ये जो जज एक्टिविटी देते हैं इनको सर्विसेज नहीं माना गया है। तीसरा जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, ये तो सर्विस कहते हैं, ये इनकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। देन ये बीच में बी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सी द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर इन बॉडी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये पहले भी टैक्स फ्री है, अभी भी टैक्स फ्री है। नीचे है फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेशन और मर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, वो पहले से ही मेहरबानी है सरकार की कि उस पर टैक्स नहीं लगाते हैं। और लास्टली सेल ऑफ लैंड, सर सेल ऑफ लैंड उसको उसने एग्जाम्प्ट में रखा है, टैक्सेबल में नहीं रखा है, शेड्यूल में लिख दिया। सेल ऑफ बिल्डिंग को भी रख दिया, लेकिन साथ में लिख दिया सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। मीन्स अगर बिल्डिंग को बनते बनते बेच दिया, अभी शेड्यूल 2 में पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे इस शेड्यूल में भी जाके उसने लिख दिया भैया बिल्डिंग वैसे तो एग्जाम्प्ट रहेगी जीएसटी में, लैंड भी सेल एग्जाम्प्ट रहेगी, लेकिन अगर बिल्डिंग बनते बनते बेची तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स ये भी एग्जाम्प्ट रहेंगे। एक्शनेबल क्लेम्स ये उसी शेड्यूल में है, लेकिन इन एक्शनेबल क्लेम में वो जो 3 क्लेम थे, लॉटरी,
बैटिंग, गैम्बलिंग, दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस लायबल टू बी सप्लाई। इसलिए इनको छोड़ के बाकी इसमें लिखा है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस की डेफिनेशन में आ गए थे, इसलिए उसने कहा और फॉर द पर्पज ऑफ पैराग्राफ 2, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन को ये कह सकती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है या दोनों नहीं है। ये पावर उनके पास हमेशा ही होती है और वो है भी। तो आज इतना ही, और अभी ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, लेवी एंड कलेक्शन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई थिंक आई हैव बीन एबल टू रीच टू ऑल द मेंबर्स।